हमारे शरीर में हमारे शरीर में ऑक्सीजन और हमारे शरीर में ऑक्सीजन और हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हाँ अगला पॉइंट है, देखना पॉइंट दिए हुए ये अलग था, मतलब इसी का पॉइंट है, ठीक है। हाँ क्या लिखोगे, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक का वाहक का वाहक हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है बाबू? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारे शरीर में जो होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। देखिए थोड़ा समझते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद आगे लिखोगे मानव, क्या लिखोगे? मानव 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 में श्वास नली मानव में श्वास नली मानव में श्वास नली या ट्रेकिया श्वास नली या ट्रेकिया, यानी क्वेश्चन समझिएगा, मानव की श्वास नली को क्या कहते हैं? इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया 11 सेंटीमीटर लंबी 11 सेंटीमीटर लंबी और 11 सेंटीमीटर लंबी और 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm माइक्रोमीटर व्यास की होती है। व्यास की होती है, व्यास की होती है, ठीक है। तो ये क्या था? इसका लंबाई और इसका क्या था? व्यास इतना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखोगे मानव के सीने में मानव के सीने में मानव के सीने में मानव के सीने में 22 जोड़ी पसलियां होती है। 22 लिखे, 12 जोड़ी। क्या लिखोगे? 12 जोड़ी 12 जोड़ी पसलियां होती है। 12 जोड़ी क्या होती है? पसलियां होती है। 12 जोड़ी क्या होती है? पसलियां होती है। ध्यान देना, आप लोग कहते हो हड्डी पसली तोड़ देंगे, कहते हैं लड़ाई में, तो असली हड्डी पसली तोड़ देंगे। एक हड्डी होता है, एक पसली होता है। पसली होता है मुच मुच करता है, देखो ये मुच मुच कर रहा है कान में, तो कान में पसली होते हैं, और हड्डी देख क्या चीज, तो कम उसी है ना, इसकी संख्या 12 ही है। 12 जोड़ी, 12 गुना 24 से हो जाएगा। इसकी कम है, ऐसा 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 पार्ट्स देखो कहाँ का है, एक नाक में है, यहाँ है ना, बहुत कम है देखा आपने, तब इसलिए 12 जोड़ी है। हड्डी देखो पूरे शरीर में, लेकिन पसली यहाँ है कुछ कुछ स्थान पे, है ना। वही कहा मानव के सीने में कितना जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियां होती है। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। अगला लिखोगे, लिखो एक बार लिखो एक बार एक बार एक बार नॉर्मल सांस एक बार नॉर्मल सांस एक बार नॉर्मल सांस लेने में हम लेने में हम लेने में हम 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर वायु अंदर लेते हैं। वायु अंदर लेते हैं वायु अंदर लेते हैं। ध्यान देना बाबू, क्या करें नहीं, अगर हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो एक बार में 500 मिलीलीटर, कितना? 500 मिलीलीटर वायु क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। जैसे अभी ले रहे हो 500 ले रहे हो, कितना ले रहे हो? 500 मिलीलीटर। अगला लिखोगे, अगला पॉइंट इसके बारे में लिखोगे, मानव फेफड़े में मानव फेफड़े में मानव फेफड़े में मानव फेफड़े में अधिकतम मानव फेफड़े में अधिकतम मानव फेफड़े में अधिकतम 6000, कितने? 6000 मिलीलीटर 6000 मिलीलीटर वायु जमा हो सकता है। वायु जमा हो सकता है।
जमा हो सकता है। कितने जमा हो सकते हैं वायु? 6000 मिलीलीटर जमा हो सकते हैं। कितने? 6000। कितने? मानव के फेफड़े में अधिकतम कितने? 6000 मिलीलीटर। अगला लिखोगे, जब हम जब हम जब हम वातावरण से जब हम वातावरण से जब हम वातावरण से वायु जब हम वातावरण से वायु फेफड़े में खींचते हैं, फेफड़े में खींचते हैं, फेफड़े में क्या करते हैं बाबू? खींचते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन कितना परसेंट बाबू? नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन यानी O2 मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21%। 21% एवं CO2 कितना होता है? 0.03%। 0.03% होता है। कितना होता है? इतना होता है। ध्यान रखना, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। ठीक है, यानी कह रहा है कि जब हम वातावरण से वायु के फेफड़े में लेते हैं ना, जैसे ले रहे हैं सांस, ले रहे हैं सांस, तो उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% जा रहा है। हमारे शरीर में नाइट्रोजन कितना परसेंट ले रहे हैं? 78%। और O2 कितना ले रहे हैं? 21%। और CO2 कितना ले रहे हैं? 0.003%। अर्थात वायुमंडल में इतना ही नाइट्रोजन भी है, 78%। ठीक है, तब तो हम ले रहे हैं। कितना परसेंट मौजूद? ऑक्सीजन देखने रहिए, अभी 21% बताए। वायुमंडल में 0 पॉइंट कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी शरीर में हम कितना ले रहे हैं? ऑक्सीजन वहां से 21% और नाइट्रोजन 78%, CO2 0.03%। ठीक है, चलो आगे लिखोगे, जब हम क्या लिखो? जब हम जब हम ठीक है ना, देखो ध्यान देना, क्या लिखे बाबू? जब हम फेफड़े से जब हम फेफड़े से जब हम फेफड़े से निकालकर फेफड़े से निकालकर जब हम फेफड़े से निकालकर वायु वातावरण में छोड़ते हैं, वायु वातावरण में वायु वातावरण में छोड़ते हैं वायु वातावरण में छोड़ते हैं, तो उसमें तो उसमें तो उसमें नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन कितना रहता है? 78%। उसके बाद O2 17%। O2 कितना हो जाता है? O2 17%। देखो घट गया परसेंट इसका। O2 कितना हो जाएगा? 17%। एवं CO2 कितना हो जाता है? एवं CO2 की संख्या ज्यादा हो जाती है, 4%। कितना हो जाता है? 4%। ठीक है, कितना परसेंट हो जाता है? 4%। ठीक है, कितना प्रतिशत? 4%। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% रहता है, ऑक्सीजन 21% रहता है, जबकि CO2 बहुत कम मात्रा में 0.03% रहता है। वही जब हम सांस छोड़ते हैं अपने शरीर से वातावरण में, तो वहाँ पे नाइट्रोजन तो कायम रहता है, 78% ही रहता है। ऑक्सीजन क्या होता है? घट जाता है। कितना परसेंट घट जाता है? तो यहाँ पे देखो, 17/4 कितना होता है? 21। 4% क्या होता है? घट जाता है, 17% हो जाता है। और O2 कितना हो जाता है? 4%। O2 की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। चलो आगे लिखोगे इसके बारे में, आगे फिर लिखोगे इसके बारे में, लिखोगे पर्वत पर्वत में चढ़ने पर पर्वत पर्वत पर पर्वत पर चढ़ने या
चढ़ने या पर्वत पर चढ़ने या समुद्र में जाने पर समुद्र में जाने पर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 प्लस सिलेंडर में O2 प्लस नाइट्रोजन O2 प्लस नाइट्रोजन। ध्यान देना बाबू, जो पर्वत पे चढ़ते हैं पर्वतरोही या गोताखोर जो होते हैं, देखो वो मूवी में पीछा सिलेंडर लगा करके पानी में तैरता होता है ना, तो उसमें वो सिलेंडर में कौन सा गैस रहता है? एक तो ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस उसके सिलेंडर में। क्वेश्चन पूछेगा क्या? रोटी विद कार्बन डाइऑक्साइड, छोले भटूरे में कार्बन डाइऑक्साइड, छोले भटूरे भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक ना? तो ये आप समझिएगा। तो कहा कि पर्वत पर चढ़ने या समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सा गैस रहता है? O2 और H2। और चिप्स में बताए थे नाइट्रोजन गैस। चिप्स में क्योंकि नाइट्रोजन गैस होता है, किसी को खराब नहीं होने देता है, ठीक है? तो आप देखोगे पर्वत पर चढ़ने, क्वेश्चन पूछेगा कि पर्वतरोही या गोबर गोताखोर जो होते हैं उसके सिलेंडर में कौन सी गैस रहती है? तो O2 प्लस नाइट्रोजन, याद रखोगे। अगला प्रश्न लिखोगे 300 मीटर से अधिक 300 मीटर से अधिक 300 मीटर से अधिक 300 मीटर से अधिक गहरे समुद्र में गहरे समुद्र में गहरे समुद्र में गहरे समुद्र में जाने पर गहरे समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन जाने पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर में लिखोगे ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस। ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस होते हैं। ध्यान देना बाबू, जब 300 मीटर से भी अधिक गहरे समुद्र में अगर कोई आदमी जाता है तो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? O2 और यानी ऑक्सीजन और हीलियम गैस। ऑक्सीजन और हीलियम गैस। तब ये गैस नहीं रहता, ऐसे नॉर्मल जैसे समुद्र हो गया या नदी हो गया, उसमें तैर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहेगा। लेकिन जबकि अब मान लीजिए समुद्र के 300 मीटर अंदर 300 मीटर अगर अंदर जाते हैं तो उसमें क्या होता है? वो गैस की जो मात्रा वो क्या होता है? बदल जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और क्या होगा? हीलियम हो जाएगा। ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, ठीक ना? उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं, तब दूसरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है? नीचे वाले मिटा देते हैं, इसको मिटा दो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? चलो आगे लिखते हैं, थोड़ा पॉइंट बचा लिख लो। उसके बाद लिखोगे आगे, देखिए शोषण की क्रिया में शोषण की क्रिया में शोषण की क्रिया में शोषण की क्रिया में फेफड़े को फेफड़े को फेफड़े को शोषण करने में फेफड़े को शोषण करने में फेफड़े को शोषण करने में सबसे अधिक मदद सबसे अधिक मदद सबसे अधिक मदद सबसे अधिक मदद डायफ्राम करता है। कौन करता है? डायफ्राम करता है। डायफ्राम करता है। डायफ्राम करता है। उत्तर है कि यहाँ पे शोषण की क्रिया में फेफड़े को शोषण करने में सबसे अधिक कौन मदद करता है? डायफ्राम करता है। कौन करता है बाबू? डायफ्राम। उसके बाद आगे लिखोगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन 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 ऑक्सीजन से संयोग कर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तथा
तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर कार्बोकसी क्या लिखोगे बाबू? कार्बोकसी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोकसी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोकसी हीमोग्लोबिन बनाता है। देखो क्या कितना अच्छा प्रश्न है, इस पर प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है बाबू? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बोकसी। क्या बनाता है? कार्बोकसी हीमोग्लोबिन। यानी जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन उसी में जब हीमोग्लोबिन किससे संयोग करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है, तब वो क्या बनाता है? कार्बोकसी बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोकसी हीमोग्लोबिन। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे एटीपी ही समस्त जैव कोशिका समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। देखो बाबू कितना अच्छा प्रश्न है। करा एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का क्या है? वाहक है। एटीपी क्या करता है? हमारे कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का क्या करता है? वाहक करता है। चलो आगे लिखोगे अगला पॉइंट लिखेंगे एटीपी का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है। इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। उसके बाद लिखोगे इसमें ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं बाबू? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। आगे लिखोगे एटीपी का फुल फॉर्म अगर पूछ देगा आपसे, बताओगे एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ देगा, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा बाबू, लिखोगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हिंदी में लिख देते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या पढ़ोगे इंग्लिश में? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनी डाउट? उसके बाद लिखोगे यहाँ पे थोड़ा 2-3 पॉइंट और है, लिख लेते। बस ये क्या होगा, ये टॉपिक आपका श्वसन खत्म हो जाएगा, तब फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखोगे
ऑक्सी या वायवीय शोषण में ऑक्सी या वायवीय ऑक्सी या वायवीय शोषण में 38 एटीपी ऊर्जा एवं अवायवीय शोषण में दो अणु ऊर्जा का निर्माण होता है। दो अणु ऊर्जा का क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। दो अणु ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, देखो करा कि ऑक्सी या वायवीय शोषण में 38 ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण, जिसको हम वायवीय शोषण या अवायवीय शोषण भी कहते हैं, पढ़े होंगे इसमें। वायवीय शोषण जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसके बारे में फुल पढ़ेंगे। करा ऑक्सी या वायवीय शोषण में 38 एटीपी होते हैं। क्या होते हैं बाबू? 38 एटीपी होते हैं। लेकिन जबकि अवायवीय शोषण में करा कि दो अणु ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें लिखोगे निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे एक कोशिकीय जीव, आपको पता होता है कोशिकीय जीव कौन कौन है? जैसे एक कोशिकीय जीव, उदाहरण में लिख लोगे अमीबा। उदाहरण में क्या लिख लोगे बाबू? उदाहरण में लिखोगे अमीबा तथा पैरामीशियम। अमीबा तथा पैरामीशियम में शोषण गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है बाबू, तो देखिएगा ये जो आपका शोषण जो था टॉपिक वो खत्म हो गया है। आगे जो टॉपिक होगा वो होगा शोषण अंग। क्या होगा बाबू? पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो बाबू ये था आपका कि करा कि देखो यहाँ पे कि निम्न श्रेणी के जंतु जैसे एक कोशिकीय जीव, हम लोग क्या हो गया? हम लोग है बहुकोशिकीय जीव ना। तो यहाँ पे करा कि निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे एक कोशिकीय जीव, उदाहरण में अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान जो होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। और किस विधि द्वारा होता है? विसरण क्रिया। तो कोई प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि बताओ एक कोशिकीय जीवों में जो श्वसन की क्रिया होती है किस विधि द्वारा होती है? विसरण क्रिया द्वारा, विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। और किस माध्यम से होता है? तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से। जैसे हम लोग के में फेफड़ा होता है ना, जिसको ट्रेकिया कहते हो। ठीक है, और देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 78% है, O2 21%, CO2 इतना %। जब क्या होता है सांस लेते हैं तो इसका इतना मात्रा होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वायुमंडल में ये नाइट्रोजन 78, O2 17 और CO2 कितना होता है? 4% होता है। ये था आपका शोषण जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 का, उसका ये पूरा था रैंडम। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो इससे फालतू क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा शोषण अंग। क्या होगा बाबू? शोषण अंग के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।